नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नोएडा से, जहां पर दोस्तों न्यू नोएडा सिटी के लिए अभी एक और कनेक्टिविटी प्लान की जा रही है अथॉरिटीज़ के द्वारा। और इसमें ऐसा बताया गया है कि इस न्यू नोएडा सिटी को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों न्यू नोएडा सिटी के ऊपर अभी काम रफ्तार पकड़ने लगा है, क्योंकि अभी अथॉरिटीज़ के द्वारा जून के अंदर ही इसको लेकर एक्चुअल लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। टीम्स वगैरह भी फॉर्म कर दी गई है लैंड एक्विजिशन के लिए। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ग्राउंड पर लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। अब उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक नया लिंक रोड भी सिटी के लिए बनाया जाएगा। 20 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ होगी, जिससे सिटी डायरेक्टली गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगी। एक बार जब सारा काम यहाँ पर चालू हो जाता है तो इसे गंगा एक्सप्रेसवे के साथ तो कनेक्ट किया ही जाएगा, साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेसवे के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, जबकि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के साथ तो ये पहले से ही कनेक्टेड है। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा गिफ्ट सिटी के अंदर उनकी एक नई ब्रांच सेटअप की जाएगी। और इसके लिए उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी कि आईएफएससी की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों अभी देश के अंदर बहुत सारे हमारे पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक सब मिलकर धीरे धीरे करके गिफ्ट सिटी के अंदर उनकी ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं। अभी 17 के आसपास डोमेस्टिक बैंक्स गिफ्ट सिटी के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक आप कह सकते हैं कि इसमें लेटेस्ट एडिशन है, जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट को सेटअप करेंगे आईएफएससी के अंडर में। और अभी इसके लिए इनको लाइसेंस मिल चुका है, जल्द इसको सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक और टेस्ट कंडक्ट किया गया है रुद्रम 2 मिसाइल का। और अच्छी बात यह है कि वो इसे सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए हैं। तो दोस्तों रुद्रम 2 एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो 5.5 की मार्क स्पीड को अचीव कर सकती है। 300 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है, जबकि 200 किलोग्राम के आसपास ये ओवरहेड को कैरी कर सकता है। और अभी जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के अंदर, वो कह सकते हैं कि वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में कंडक्ट किया गया है, ताकि सारे के सारे जो सब सिस्टम्स हैं उनको वैलिडेट किया जा सके। सुखोई जेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था इंडियन एयरफोर्स की। और अच्छी बात यह है कि एक्सट्रीम कंडीशन होने के बावजूद भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसने प्री डिफाइंड टारगेट को हिट किया है। होपफुली इस वर्जन को भी जल्द हमारी सर्विसेज में इंडक्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों एनएचएसआरसीएल के द्वारा इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुछ अलाइनमेंट्स को चेंज किया गया है। और ऐसा बताया गया है कि अब तेलंगाना के अंदर इसकी लेंथ 236 किलोमीटर की बजाय 123 किलोमीटर की होगी। तो दोस्तों इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैदराबाद के पास शमशाबाद से ओरिजिनेट होने वाला था, और फिर वहां से नरकटपल्ली, सूर्यापेट और खम्मम जैसी जो प्लेसेस थी वहां से होता हुआ चेन्नई की तरफ जाता। लेकिन अब नए प्लान के अकॉर्डिंग शमशाबाद से तो ये ओरिजिनेट होगा ही, लेकिन अब नरकटपल्ली और सूर्यापेट की बजाय ये भारत फ्यूचर सिटी, प्रपोज ट्राईपोर्ट, हलिया, वडापल्ली, इस तरह की जो अलग अलग प्लेसेस है वहां पर से होकर जाएगा। ओवरऑल इसके चलते होगा ये कि जितनी पहले लैंड एक्वायर करने की जरूरत थी वो काफी कम हो जाएगी। साथ साथ क्योंकि यहाँ पर रूट अलाइनमेंट भी चेंज की गई है, तो तेलंगाना के अंदर इस कॉरिडोर की लेंथ जो पहले 236 किलोमीटर की होने वाली थी वो 123 किलोमीटर की होगी। इसके साथ ये भी बताया गया है कि शमशाबाद एक मेगा टर्मिनल का काम भी करेगा, क्योंकि आगे चलकर चेन्नई के साथ साथ बेंगलोर और पुणे की तरफ जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन भी यहीं से पास होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक नया इंडस्ट्रियल हब डेवलप किया जाएगा गाजियाबाद के अंदर। और इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक्वायर कर ली गई है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल हब गाजियाबाद के अंदर स्पेसिफिकली मोदी नगर के निवार में बनकर तैयार होगा, जहां पर पिछले 3-4 सालों से कोशिश की जा रही थी कि इस इंडस्ट्रियल हब को बनाया जाए, लेकिन अब जाकर फाइनली इसके लैंड एक्वायर की गई है। 91 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसमें से प्राइवेट लैंड थी, जो सारी की सारी एक्वायर कर ली गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऐसा बताया गया है कि पिछले 20 सालों से गाजियाबाद के अंदर कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं किया गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों से जो इंडस्ट्रीज के द्वारा डिमांड की जा रही थी वो भी यहाँ पर सुनी जाएगी। होपफुली इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट अहमदाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ब्रिजेस के नीचे भी अनयूज्ड स्पेसेस को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए यूटिलाइज करने जा रही है। और अभी फिलहाल इसको लेकर 9 अलग अलग ब्रिजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों अहमदाबाद में आप जानते हैं कि ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और अभी जो ब्रिजेस के नीचे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाई जाएंगी ये उसी प्रोग्राम का ही हिस्सा है। बात करूँ लोकेशंस के बारे में, तो सिम्स हॉस्पिटल रेल ओवर ब्रिज, रानी अंडर ब्रिज,
अंजलि ब्रिज, गुरुजी ओवरब्रिज और राजेंद्र पार्क फ्लाईओवर जैसे जो लोकेशंस हैं उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहाँ पर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्केटिंग इस तरह की बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों एयर इंडिया की बिल्डिंग का टेक ओवर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कर लिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एयर इंडिया की एसेट होल्डिंग कंपनी के बीच इसको लेकर ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट साइन हो चुका है। दोस्तों बेसिकली एयर इंडिया की ये आइकॉनिक बिल्डिंग साउथ मुंबई में लोकेटेड है और जब से एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया है तब से बिल्डिंग ऐसे ही खाली पड़ी है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने उनका इंटेंशन शेयर किया था कि वो इसे खरीदना चाहते हैं ताकि इस बिल्डिंग को वो उनके ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल कर सके, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट जो कि अभी फिलहाल मुंबई के अलग अलग बिल्डिंग्स में ऑपरेट कर रहे हैं उन सबको एक ही जगह पर लाकर एक ही रूफ के अंदर में ऑपरेट किया सके। तो इसी के लिए इस बिल्डिंग को अभी उन्होंने खरीद लिया है 1601 करोड़ रुपीस खर्च करके, और अब इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार का अधिकार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।